Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to final term guidance video of CS611 Software Quality Engineering. इस वीडियो को मैंने क्यों करंट सब्जेक्टिव या करंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो का नाम देने के बजाय गाइडेंस वीडियो का नाम दिया है? कॉज जब मैं आज का पेपर देकर आया हूँ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। मिड टर्म में भी मेरे 30/30 मार्क्स थे और फाइनल का भी मेरा इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा, होप सो। बाकी अल्लाह ताला को जो मालूम। तो मकसद इसका गाइडेंस वीडियो नाम देने का ये था कि जब मैंने देखा कि यूट्यूब पर जो बाकी वीडियोस अवेलेबल हैं उनमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है कि वो हैंडआउट से चीज़ें स्किप करते हैं और थ्योरी कवर करने के बाद जो एग्जांपल्स आती हैं वो उसको स्किप कर देते हैं कि एग्जांपल पेपर में नहीं आती। लेकिन जब मैंने आज पेपर देखा तो होल सब्जेक्टिव पार्ट वाज फुल ऑफ एग्जांपल्स, यानी आपको समझ लें कि सारा सब्जेक्टिव पेपर आया ही एग्जांपल से हुआ था, थ्योरी में से बहुत कम चीज़ें आई हुई थी। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और उसमें आप लोगों को गाइड करूं कि आपको फाइनल टर्म पे किन चीज़ों पर फोकस करना है। अब एमसीक्यूज़ के लिए मैंने अलग से एमसीक्यूज़ बनाना शुरू किए, ठीक है। तो जब मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स से पूछा, डिफरेंट रिसोर्सेज का पता किया, तो एमसीक्यूज़ में ऐड करता गया। फिर मैंने सोचा आज पेपर से वापस आके जो मुझे एमसीक्यूज़ पेपर में आए थे वो भी इसमें ऐड करता हूँ। तो जब मैंने ये फ़ाइल कंप्लीट की तो अराउंड 294 एमसीक्यूज़ बन गए। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं इस फाइल को कवर करने बजाय क्यों ना डायरेक्टली एमसीक्यूज़ को ओपन करूँ, डायरेक्टली हैंडआउट्स को ओपन करूँ और यहीं से आपको एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए गाइड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपने मेरी बातों पर साथ साथ जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करना है और हैंडआउट्स पर भी फोकस करना है। मैं इंशाल्लाह आपको इस पेपर के लिए बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। और अगर आप ये वीडियो देखकर नहीं जाते और आप इस वीडियो को देखे बगैर पेपर में चले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शौक होगा कि हम पढ़ के क्या आए थे और आगे से पेपर क्या आ गया। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग से हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं कि हमने करना क्या है, और प्लान करने के लिए हमारे पास एस्टिमेशंस की ज़रूरत होती है कि हमारी प्रोजेक्ट की क्या एस्टिमेशंस हैं। एस्टिमेशंस जो होती हैं बेसिकली एस्टिमेशंस मैन आवर्स की फॉर्म में होती हैं, यानी कितने घंटे लगेंगे किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और हमारे पास जो टाइमलाइंस होती हैं वो कैलेंडर डेज की फॉर्म में होती हैं कि कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग में कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पर हमारे पास जो एस्टिमेशन होती है दिस इज़ प्री रिक्विजिट टू प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पर कि एस्टिमेशन जो है प्री रिक्विजिट है प्रोजेक्ट प्लानिंग का। अब यहाँ पर एग्जांपल गिवन है प्रोजेक्ट प्लानिंग की, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ कवर करवाऊँगा। यहाँ पर कुछ लोग शिकवा कर सकते हैं कमेंट में कि सर आप पढ़ा रहे थे तो हैंडआउट्स को हाईलाइट कर देते। पहले मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, ये इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझा करें कि मेरे अपने एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं और जब नेचुरली मैं पेपर दे के आता हूँ ना CS611 का, तो पेपर देने के बाद मैं अगले पेपर की तैयारी का सोचता हूँ, लेकिन साथ में ये सोचता हूँ आप लोगों की फ़िक्र करता हूँ कि जैसे मुझे नहीं पता था पेपर से पहले, इस तरह आपको भी नहीं पता कि जो चीज़ें स्किप करवाई गई हैं पेपर सारा उन्हीं में से आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको गुजारा करना पड़ेगा। हाईलाइटेड हैंडआउट्स नहीं होंगे लेकिन मैं साथ साथ इनको हाईलाइट कर दूंगा जो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। जब हमने एक बार प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली है, प्लानिंग करने के बाद हम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली प्री रिक्विजिट होता है मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की करते हैं ट्रैकिंग और उसका कंट्रोल। ट्रैकिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की मीटिंग होती हैं, एक होती है डेली मीटिंग्स और एक होती है वीकली मीटिंग्स। डेली मीटिंग्स में हमारे पास क्या होता है कि हम आपस में सब लोगों के कम्युनिकेशन को रखना चाहते हैं कि सारे आपस में रोज़ मिलें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। और जो वीकली मीटिंग्स होती हैं वो हम थोड़ा सा फॉर्मल रखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट की स्टेटस जो है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और तमाम टीम मेंबर्स जो हैं उनको अपडेट किया जाए। तो दिस इज़ बेसिकली प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर आपने एमसीक्यू जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारे पास जो डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं जिनको स्क्रम मीटिंग्स बोला जाता है, ये डेली प्रोग्रेस के लिए होती हैं और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए होती हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है ये प्री रिक्विजिट होता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए। जब हम प्लान बनाएंगे, प्लान बनेगा तभी हम उसको मॉनिटर करेंगे ना, प्लान बनाए बगैर तो हम मॉनिटर नहीं कर सकते। और हमारे पास जो वीकली स्टेटस रिपोर्ट होती हैं ये पब्लिश की जाती हैं टू डॉक्यूमेंट द प्रोजेक्ट स्टेटस। प्रोजेक्ट स्टेटस के लिए हमारे पास उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, यानी जहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ आ गई है उसके लिए हमारे पास वीकली स्टेटस रिपोर्ट होती हैं, या आप इनको वीकली मीटिंग्स भी कह सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग की एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, लेकिन जो एग्जांपल्स के नीचे ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट मल्टीपल स्टेटस रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड। दिस इज एमसीक्यू कि हमारे पास मल्टीपल स्टेटस रिपोर्ट्स जनरेट हो सकी हैं। सो मल्टीपल इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ऑडिट होता है। ऑडिट बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने जब प्रोजेक्ट का प्लान बना लिया, हम उसको ट्रैक कर रहे थे। अब ट्रैक करने के बाद हमने देखना है कि प्रोजेक्ट की हेल्थ कैसी है, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, जो हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उनके लिहाज से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और इस सब्जेक्ट में ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखें, जब क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं लोगों को कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो लोग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, तभी क्वालिटी अचीव होती है। तो इसीलिए क्वालिटी के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पता हो कि कौन से काम के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट के लिए डाटा करने के लिए देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिफेक्ट्स खत्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जब हमने प्रोजेक्ट की हेल्थ डिटरमिन करनी होती है तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं ये प्रोजेक्ट को ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ऑडिट टीम करती है, डेवलपर्स करते हैं या कौन करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं बेसिकली ये ऑडिट करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं यही डाटा प्रोवाइड करते हैं ऑडिट के लिए। यहाँ पर पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं ये फॉलो किए जा रहे हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसको देखा जाए कि वो सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम करेक्टिव एक्शंस ले लें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि प्रोजेक्ट की हेल्थ डिटरमिन करने के लिए हम ऑडिट करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर इस ऑडिट को परफॉर्म करता है, और ऑडिट के लिए जो डाटा प्रोवाइड करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यू के लिए ग्लॉसरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्रिटिकली डेफिशिएंट जो प्रोसेस होता है या जो प्रोजेक्ट होता है वो इनेबल का वर्ड आपने याद रखना है, इनेबल टू कंप्लाई विद एक्सपेक्टेशन। जहाँ पर वीक होता है वो होता है अनएबल टू कंप्लाई विद द एक्सपेक्टेशन। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर सकता है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है कि उसके पास बेसिक ऑब्जेक्टिव्स तो उसने मीट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए उसके पास रूम अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है, वो कर सकता है। गुड का मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है बिल्कुल जो प्रोजेक्ट है, और वेरी गुड का मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चला गया है और बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है, एक रोल मॉडल बन चुका है। तो हमारे पास ये एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो एमसीक्यू एग्जाम्पल में से है कि एक्चुअल प्रोजेक्ट ऑडिट रिपोर्ट इज डिटेल्ड एंड इंक्लूड रियल टाइम डाटा फॉर ऑल फेजेस एंड फाइनली जस्ट सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हमारे पास जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का ऑडिट होता है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है, रियल टाइम डाटा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है फॉर ऑल फेजेस, तमाम फेजेस के लिए, और सजेस्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि ऑडिट रिपोर्ट होती है जो प्रोजेक्ट की, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं और उसके अंदर रियल टाइम डाटा अवेलेबल होता है। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद रखना है। अनदर एमसीक्यू के हमारे पास ईवीएम जो है ये एक टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ द कॉस्ट एंड शेड्यूल परफॉर्मेंस ऑफ अ होल प्रोजेक्ट। देखें, अब एक बंदा कह रहा है मैंने प्लान बनाया, मॉनिटर किया, तो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे भाई हम आपकी हवाई बातें नहीं मानते, हमें मैथमेटिकल प्रूफ दो, हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करो, हमें कोई मैट्रिसेस प्रोवाइड करो जिनकी बेस पे आप बात करो, या कोई मतलब लॉजिकल बात करो ना, प्रूफ दो क्या वाकई आप शेड्यूल के लिहाज से हो या वाकई आप सस्ता प्रोजेक्ट बना रहे हो, हवाई बातें तो मत करो। तो उसके लिए हम लेकर आते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मेजर देता है कॉस्ट और शेड्यूल की। तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट होती है इसको हम प्रेजेंट तो बजटरी वैल्यू के तौर पे करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रेजेंट आपको एज अ बजट की जाती है, लेकिन बेसिकली इट इज़ नॉट अ बजट टूल, इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती हैं। प्लान वैल्यू, क्या आपने प्लान क्या किया, एक्चुअल वैल्यू, क्या एक्चुअली अचीव क्या हो चुका है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू से मुराद ये कि कितनी वैल्यू स्पेंड हो चुकी है, एंड अर्न वैल्यू, अर्न वैल्यू का मतलब आपने कितना अर्न कर लिया अभी तक। तो हमारे पास अगर हम अर्न वैल्यू को डिवाइड करें प्लान वैल्यू से तो हमारे पास शेड्यूल निकल के आ जाता है, ठीक है, कि प्रोसेस शेड्यूल के लिहाज से किस तरह है। अगर हम अर्न वैल्यू के नीचे डिवाइड करें एक्चुअल वैल्यू को तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाती है कि बेसिकली एक्चुअल वैल्यू कितनी लग चुकी है और अर्न वैल्यू इसमें से कितनी है। तो ये हमारी कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की। यहाँ पर हमारे पास जो एसपीआई एंड सीपीआई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, कि इनका फार्मूला आपको लिखने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में बोला जाता है। तो एसपीआई जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अर्नड वैल्यू डिवाइड बाय प्लान्ड वैल्यू। अगर आप देखें कि आपके पास अर्नड वैल्यू है ऊपर और नीचे आपके पास है प्लान वैल्यू, ठीक है। अगर आपकी
वैल्यू इनको डिवाइड करने से ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, आपकी अर्नड वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब आप अहेड ऑफ शेड्यूल है। अगर आपकी ये न्यूमरेटर जो है ये छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी आपका प्लान ज़्यादा होगा लेकिन अर्न आपने कम किया होगा, तो आपकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 का मतलब है कि आप बिहाइंड शेड्यूल हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी मुझे आया बता कि लेस देन 1 का क्या मतलब है। और अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू 1 है तो आप इसका मतलब ऑन टाइम है, बिल्कुल आप शेड्यूल के लिहाज से चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है सीपीआई। सीपीआई इज बेसिकली अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी आप लगा चुके हैं और आपने अर्न कितना किया। अगर आपने अर्न ज़्यादा कर लिया है तो इसका मतलब आप अंडर कॉस्ट हैं, अंडर बजट हैं। अगर आपने अर्न कम किया है और वैल्यू लेकिन ज़्यादा लगा दी है तो इसका मतलब आप ओवर बजट चले गए हैं, पैसे ज़्यादा लगा दिए हैं आपने, अर्न कम किया है। और अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब आप एज पर बजट जा रहे हैं। तो बेसिकली द सीपीआई इज लेस देन 1 मींस प्रोजेक्ट इज ओवर बजट। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि अर्न हमने कम किया है तो ओवर बजट हो गया। अंडर बजट होगा दूसरी सिचुएशन में, और तीसरी सिचुएशन में एज पर प्लान बजट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसके अंदर से हमारे पास कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको क्या दिया होगा, वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके पास वैल्यूज़ होंगी कि प्लान वैल्यू ये है, ठीक है, अर्न वैल्यू आपके पास, एक्चुअल वैल्यू ये है, अर्न वैल्यू ये है, तीनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगी। आपको बोला जाएगा कि ये बताएं ये प्रोसेस जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ये अंडर बजट है, ओवर बजट है, ये क्या है। तो आपने जस्ट फार्मूला आपको आता होगा दोनों का, आपने उस फार्मूला में ये वैल्यू पुट करनी है, बहुत ही ईजी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मॉड्यूल 6 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली और उसका क्वालिटी इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक है। तो हमारे पास जो कैवेंडिश की रिपोर्ट है इसका मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन बेसिकली मुझे क्या आया था कि एक बहुत लंबी स्टेटमेंट थी, 5 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट थी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, अगर ये नहीं होगी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और इसके अंदर ये होगा वो होगा। एक बहुत लंबी स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट में मुझे ये पूछा गया था कि हमें जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डॉक्यूमेंटेशन है इसको कितना बजट देना चाहिए टोटल बजट में से। इसका आंसर था कि इसको 20% बजट देना चाहिए। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ मैं ये तो नहीं लिख के आ सकता था ना कि 20% बजट देना चाहिए। तो मैंने मेंशन किया कि हमारे पास जो कैवेंडिश सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है इसने बोला है कि रिसेंटली जो हमारे पास फेलियर होते हैं वो 3 रीज़न की वजह से होते हैं, ठीक है। उन 3 रीज़न में से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो टॉप पे है और 87% कंट्रीब्यूशन है इसकी फेलियर्स में। और उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ है कि नॉर्मली हमारे पास 10% बजट दिया जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, मैं इसको आपको बताता हूँ कि 10% बजट हम रिक्वायरमेंट को देते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखा है, ओके। 10% बजट हम देते हैं रिक्वायरमेंट को ऑफ द होल प्रोजेक्ट, लेकिन आइडियली कितनी होनी चाहिए, 20%। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को आंसर किया, थोड़ी सी डिटेल्स लिखी कि 5 मार्क्स के आंसर बन जाए, वरना आंसर उसका बस इतना सा था कि 20% जो आइडियल बजट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैवेंडिश में क्या होता है, हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है उसकी 87% कंट्रीब्यूशन होती है। और हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न थे इंटरनेशनल प्रोफेशनल के लिए, उसके अंदर 3 मेजर ऐसी चीज़ें थी जो कंट्रीब्यूट कर रही थी फेलियर्स की तरफ, ठीक है। तो ये बस 2 बातें आपने यहाँ से याद रखनी है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की मोटिवेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ठीक नहीं होगी तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा बनेगा जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं होगा और प्रोजेक्ट हमारा ज़ाया हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपने यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। In absence of the proper documented requirements, the actual purpose of document development is lost. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्चुअल पर्पस जो है वो हमारे पास खत्म हो जाता है। अब हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट पे फोकस करने के लिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में होती हैं। एक होता है मिसिंग रिक्वायरमेंट्स। मिसिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट करने के बजाय वर्बली हम रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं और हमारे पास जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम गैदर नहीं करते, स्किप कर देते हैं उनको। क्लाइंट नॉट इन्वॉल्व का मतलब है कि हम क्लाइंट को इन्वॉल्व ही नहीं करते, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और हमारे पास एक फॉल्टी प्रोडक्शन आती है। रॉन्ग रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो क्लाइंट होता है उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट सही गैदर नहीं होती। चेंजिंग रिक्वायर्ड का मतलब है कि रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट था पहले उसको पता नहीं था कि उसको क्या चाहिए, बाद में उसने बताया तो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आउट ऑफ स्कोप रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बताई हैं वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे पास 5 इश्यूज हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है, क्योंकि जो भी इसके अंदर एरर प्रोड्यूस होंगे ये कॉस्ट लॉट करेंगे इन द लेटर स्टेजेस, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर वाइक डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बता दिया, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर मुझे बताना था कि नॉर्मली कितना बजट होता है और आइडली कितना देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट डिफाइंड, कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है ये टेक्निकल एक्टिविटी नहीं होती बल्कि कम्युनिकेशन की एक्टिविटी होती है, और हमारे पास इसके अंदर ज़रूरी होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए और वो एग्री करें रिक्वायरमेंट के ऊपर। और यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वर्सेस रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में और दूसरी डोमेन्स की रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या होता है, जब दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे फॉर एग्जांपल हमने घर बनाना है तो हमें पहले से पता होता है कि घर का ये नक्शा होगा, घर में ये चीज़ें होंगी, और जब घर बन रहा होता है ना हमें नज़र आ रहा होता है लेंटर डल गया, आज एक कमरा चढ़ गया, आज ये हो गया। जबकि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमें तब तक नज़र नहीं आता जब तक आप उसका एक डेमोरेबल वर्जन ना बना दें, एक उसका प्रोटोटाइप ना बना दें। जब वो नज़र आएगा तो जाहिर बात है क्लाइंट जो होगा वो आपको बताएगा कि भाई मेरी ये विश लिस्ट है, इसके अंदर ये बग्स हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करो, और वो रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बार बार वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं, जबकि दूसरी डोमेन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये ज़्यादातर फिक्स रहती हैं, ज़्यादातर चेंज नहीं होती। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है फॉर दी लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है, एग्जांपल गिवन होती है, आपने बताना होता है कि एग्जांपल जो है इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है करेक्ट। करेक्ट का मतलब ये है कि हमने जो हमारा क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपरली गैदर करना है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास वेग किस्म का वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई ओपन एंडेड रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट होनी चाहिए 30 to 50 वर्ड्स के साथ। ये हमारे पास करेक्ट का टोटल कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है, और आपने एग्जांपल याद रखनी है कि अगर हमारे पास गिवन हो कि रिक्वायरमेंट दी गई है कि GUI शुड बी यूज़र फ्रेंडली, तो ये कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर वायलेट हो रहा है, तो आपने बताना है कि करेक्ट का एट्रीब्यूट यहाँ पर वायलेट हो रहा है कि यूज़र फ्रेंडली जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि इमेजेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सजेशन ये है कि इसके अंदर बताया जाए कि भाई आपको यूज़र फ्रेंडली से क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, और दूसरा ये कि जो टर्मिनोलॉजीज है वो हर जगह हम एक ही यूज़ करें, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, बस जो आपने याद रखना है, एग्जाम्पल आपने सबकी याद रखनी है। अब यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट जो है वो एक चीज़ एक जगह पर ये स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रही है, एक जगह पर इस तरह से मेंशन कर रही है, यानी यहाँ पर इसने 90 ऐड कर दिया है, यहाँ पर नहीं किया, तो ये हमारे पास वायलेट हो रही है कोहेरेंट के। एक जगह पर आप एक चीज़ इस्तेमाल करें, दूसरी जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल करें, आपस में कन्फ्लिक्ट आ गया, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाना होता है। फिर हमारे पास है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए, कंप्लीटली अंडरस्टूड के रिक्वायरमेंट क्या है, और कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपस में, एम्बिग्यूटीज कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट शेल प्रोवाइड स्टेटस मैसेजेस एज रेगुलर इंटरवल नॉट लेस देन एवरी 60 सेकेंड्स, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हर 60 सेकंड बाद स्टेटस मैसेज शो करे। तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है। आपको पूछा जाएगा ये कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर वायलेट हो रहा है, कंप्लीट वाला वायलेट हो रहा है, क्योंकि स्टेटस मैसेज जो है उसके बारे में नहीं बताया गया कि स्टेटस मैसेज है क्या चीज़ और कहाँ पर आपने डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर वायलेट हो रहा है कि रिक्वायरमेंट शुड बी क्लोज्ड एंड एज मच एज पॉसिबल। ये हमारे पास यहाँ पर MCQ है, और स्टेटस मैसेज जो है आपको बताना चाहिए था कि कहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए, UI पे डिस्प्ले होने चाहिए, या हमारे पास पॉपअप मैसेज के तौर पर शो होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिबल। फिजिबल से मुराद ये है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है डेवलपर उसको फुलफिल कर सकता हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हो। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते होते हैं तो ये हमारे पास फिजिबल होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमने चेक करना हो कि रिक्वायरमेंट फिजिबल है या नहीं, तो हमें डेवलपर का सहारा लेना पड़ता है, डेवलपर से पूछना पड़ता है, वो चेक करता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट फिजिबल है या नहीं। अब एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि प्रोडक्ट शेल स्विच बिटवीन डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। तो ये हमारे पास विजिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि साइमल्टेनियसली दोनों काम हो। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक टॉगल बटन दे दें और टॉगल बटन से एक वक्त में एक काम हो रहा हो, फिर टॉगल करने से दूसरा हो रहा हो, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फिजिबल और नॉन फिजिबल रिक्वायरमेंट्स विदाउट टेक्निकल इनपुट। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट नेसेसरी, कि रिक्वायरमेंट का नेसेसरी होना जरूरी है फॉर द क्लाइंट। अब एक डेवलपर है वो ऐसी चीज़ बनाता रहा जो क्लाइंट को जरूरत ही नहीं थी, और जिस चीज़ की जरूरत थी वो उसने बनाई नहीं, तो ये मसला हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट वांट लॉगिन इंटरेक्शन वाया सोशल मीडिया,
बिसाइड नॉर्मल साइन इन। क्लाइंट कह रहा था नॉर्मल साइन के साथ साथ मुझे सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी चाहिए, सोशल मीडिया की लॉगिन इंटीग्रेशन चाहिए। अब डेवलपर जो एक्साइटेड हो गया उसने 3 सोशल मीडिया के लॉगिन डाल दिए, लेकिन नॉर्मल साइन इन के ऊपर उसने फोकस ही नहीं किया। तो क्लाइंट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया प्रोडक्ट को। अब जो हमारे पास कस्टमर रिक्वायरमेंट्स या नीड्स होती हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। फोकस हमारे पास क्लाइंट की नीड पर होना चाहिए फ्रॉम द मार्केट व्यू पॉइंट। ये हमारे पास होता है नेसेसरी एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाइएबल, कि जो रिक्वायरमेंट है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोडिंग टाइम ऑफ वेबसाइट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। अब यहाँ पर मिनिमम से क्या मुराद है, हमें तो नहीं पता ना, डिफाइन करो 200 मिली सेकेंड में होना चाहिए, कब होना चाहिए। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट कैन बी कंसीडर एज वाई इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। सिस्टम में अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको डेमो उसका प्रोवाइड कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, तो ये हमारे पास वेरीफाइबल हो सकती है। अब ये मिनिमम के वर्ड को तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, हमें तो नहीं पता ना, तो इस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़ केस के साथ आप ट्रेस कर सकें कि ये किस यूज़ केस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन होती है कि हमारे पास एक डेवलपर था, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, जब उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो वो टाइम पर डिलीवर ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो पता चला कि जो डेवलपर है वो उस चीज़ पे काम कर रहा है जो एसआरएस का हिस्सा ही नहीं है। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर वायलेट हो रहा है, ये हमारे पास ट्रेसेबल का वायलेट हो रहा है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एग्जांपल गिवन होगी, आपने बताना होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आज पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था उसके अंदर गिवन स्टेटमेंट ये थी कि रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्लाइंट कह रहा था कि अलर्ट्स शुड बी जनरेटेड क्विकली। ये क्लाइंट जो है ना, ये रिक्वायरमेंट उसने बोली थी कि जो अलर्ट्स हैं वो क्विकली जनरेट होने चाहिए। तो आपने बताना था कि इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट वायलेट हो रहा है। तो मैंने जो इसका आंसर लिखा है, मुझे इसका आंसर बुक में नहीं है, ये एग्जाम्पल बुक में नहीं है, तो इसका कोई कह सकता है कि कोई आंसर होगा। मेरे ख्याल में कोई आंसर है, आपके ख्याल में कोई आंसर होगा, आप मुझसे ज़्यादा लायक है, आप वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने जो इसका आंसर लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। एक हमारे पास यहाँ पर जो वायलेट हो रहा है दैट इज़ कंप्लीट, और दूसरा यहाँ पर जो वायलेट हो रहा है दैट इज़ वेरीफाइएबल। कैसे, कि मैंने बोला कि हमारे पास जो अलर्ट का वर्ड है ये हमें नहीं बता रहा कि अलर्ट से आपका क्या मुराद है, कौन से अलर्ट, ठीक है। तो अलर्ट्स को बताओ कि भाई ये कौन से अलर्ट है, इनसे आपका क्या मुराद है, तो ये इस वजह से कंप्लीट नहीं है। दूसरा मैंने उनको बोला कि जो क्विकली है ना, ये क्विकली डिफाइन नहीं है, तो ये वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्विकली की जगह कोई टाइम होना चाहिए कि 2 सेकंड बाद जनरेट हो, 3 सेकंड बाद जनरेट हो, ठीक है। तो नोटिफाइड था यहाँ पर शायद जनरेटेड की जगह, तो कितनी देर बाद नोटिफाई हो। तो मैंने ये 2 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर बनता है कि अगर आपने एक सिंगल एट्रीब्यूट लिखना हो तो वो बनता है वेरीफाइएबल, कि यहाँ पर क्विकली का वर्ड है तो ये रिक्वायरमेंट वेरीफाइएबल नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर गिवन नहीं है कि कितने टाइम बाद जो अलर्ट है हमें पहुँच जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मुराद ये होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि बताएं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ड्राइव करती हैं किसी भी सिस्टम को, ठीक है, उसके फंक्शंस को कि वो क्या चीज़ें करेगा, और इनको हम कैप्चर करते हैं यूजिंग द यूज़ केस। तो यूज़ केस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्शंस होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं जो इंटरेक्शन सिस्टम के दरमियान हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपने जो याद रखना है वो एक चीज़ याद रखनी है कि यूज़ केस सर्व एज अ बेसिस एज कनेक्टर बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ SDLC। जो यूज़ केस होते हैं ये हमारे पास कनेक्टर के तौर पर डिफरेंट SDLC के फेजेस में होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़ केस ID इज़ यूज टू मेक द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल। रिक्वायरमेंट को ट्रेसेबल बनाने के लिए हम यूज़ केस ID का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास क्लाइंट न्यू रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है और उन न्यू रिक्वायरमेंट्स में से आधी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि न्यू फीचर्स हैं, ठीक है, और आधी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि बग्स हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो टीम है उसको क्या एक्शन करना चाहिए। तो मैंने बताया कि जो टीम है उसको चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट को फॉलो करना चाहिए। जो न्यू फीचर्स हैं उसकी एस्टिमेशंस करके और डेडलाइंस को एनालाइज करके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर देना चाहिए। और जो बग्स हैं वो इन स्कोप बग्स हैं, आपने कमिटमेंट की थी कि बग कोई नहीं होंगे, तो बग्स को बगैर क्लाइंट से पैसे लिए बगैर फिक्स करना चाहिए। मैंने इसका ये आंसर लिखा है, ठीक है। तो अब बाकी आप लोगों का जो भी दिल करे, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिया कि ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट डेमोएबल वर्जन जो होता है सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर चेंज रिक्वेस्ट आती हैं या बग्स आती हैं, ठीक है। और जो चेंज रिक्वेस्ट होती हैं
हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट की वजह से, उसकी मदद से हम उनको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास न्यू रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल करनी है, तो जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं न्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ता है उनको, और रिजल्ट कम्युनिकेट करने पड़ते हैं क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म ऑफ शेड्यूल, बजट और रिक्वायरमेंट। और जो बग्स होती हैं ये हमारे पास फिक्स कर देनी चाहिए, बिकॉज दे आर इन स्कोप एरर विच आर कमिटेड टू डिलीवर इन करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस होना चाहिए न्यू फीचर्स के लिए, और बग्स जो हैं वो बगैर पेमेंट जो है उसके डिलीवर कर देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर रिलीज का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर रिलीज में से मुझे जो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था वो ये आया था कि रिलीज नोट्स के अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दे देता हूँ जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिलीज होती है ये बेसिकली किस लिए होती है? रिलीज़ होती है कि कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट है दैट इज़ अ रिलीज़, जो हम प्रोजेक्ट डिलीवर करें दैट इज़ अ रिलीज़, और हर प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं और बैकलॉग होते हैं। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट सेट ऑफ फीचर्स जो होते हैं, ये एमसीक्यू मुझे आया हुआ था कि ये कौन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है ये हमारे पास सेट ऑफ फीचर्स बताती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमारे पास टेक्निकल टीम बताती है, और जो बैकलॉग होता है ये हमारे पास सेल्स की टीम डेवलपमेंट टीम के साथ डिस्कस करके बताती है और डेवलपमेंट टीम को कम्युनिकेट कर देती है ताकि प्रोजेक्ट डेडलाइन के लिहाज से कंप्लीट हो जाए। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो रिलीज मैनेजमेंट होती है ये हमारे पास क्या चीज़ होती है? इसके अंदर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्री फीचर्स ऑफ द रिलीज होता है कि हमारे पास जो डेडलाइंस हैं, टाइमलाइंस हैं वो शेयर कर दीजिए क्लाइंट के साथ। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमने अप्रूवल लेनी होती है क्लाइंट से हर चीज़ के। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि रिलीज मैनेजमेंट इज अनदर नेम ऑफ कंट्रोलिंग अ सॉफ्टवेयर बिल्ड थ्रू आउट डिफरेंट स्टेजेस, यानी सॉफ्टवेयर की बिल्ड को हमने डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जब मैनेज करना है ये रिलीज मैनेजमेंट में होता है। यहाँ पर हमारे पास रिलीज नोट्स के बारे में कि रिलीज नोट्स में क्या होता है। रिलीज नोट्स जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस बेंचमार्क, फीचर्स एडिट एंड नोन इश्यूज द कस्टमर माइट फेस। ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था कि क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। और रिलीज नोट्स आर रिटन बाय द टेक्निकल राइटर बट क्यूए टीम इज द ऑनर ऑफ द डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड वंस प्रोडक्ट इज केयरफुली टेस्टेड एंड अप्रूव अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द डेवलपमेंट टीम। अब कुछ चीज़ें इसकी यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें इसकी बाद में लिखी हुई हैं। मैं पहले वो आपको शो कर देता हूँ। पहले हम पेज नंबर देख देते हैं, हम 52 पेज पर हैं, और इसके बाद हम जाते हैं रिलीज नोट्स के नेक्स्ट टॉपिक पर कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि कुछ चीज़ें हम वहाँ से भी पिक कर लें। ओके, तो ये हमने शायद देख लिया है। ठीक है, इसके अंदर केयरफुली टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो रिलीज नोट्स हैं ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर रिलीज के साथ। रिवीलिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर, ये रिवील करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या इंक्लूडेड है। फीचर एंड स्टेप्स ऑन हाउ टू इंस्टॉल एंड डिप्लॉय द प्रोडक्ट, ये चीज़ इनके अंदर होती है कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और डिप्लॉय करना है। और इनके अंदर लिस्ट ऑफ नॉन डिफेक्ट्स होते हैं जो अभी फिक्स नहीं किए, पार्ट ऑफ रिलीज नोट, जबकि मेंशन कर दिया जाता है कि हमारे पास क्या डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसी हैं जो इस पर्टिकुलर रिलीज के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये होती है कि इसके अंदर टेस्ट की रिपोर्ट होती है, रिजल्ट्स होते हैं, ताकि हमारे पास जो कस्टमर है उसके साथ हम शेयर करें कि हमने टेस्ट परफॉर्म किए थे और प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल सही चला था, और हमारे पास जो क्लाइंट और एंड यूज़र है उसका कॉन्फिडेंस आ जाए प्रोडक्ट के अंदर कि इन्होंने टेस्ट परफॉर्म किए हुए हैं, इनका क्यूए का प्रोसीजर बड़ा अच्छा इंप्लीमेंटेड है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपने पिक करनी है और कुछ चीज़ें आपने इस जगह से पिक करनी है, और मिला जुला के आपने अपना क्वेश्चन बना लेना है कि रिलीज नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मैंने 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके लिख दिया था क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप भी इसी तरह नंबर करके लिखें, इंशाल्लाह आपका 4 GPA आएगा। जो 4 GPA वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी वही चीज़ें लिख रहे होते हैं, जो हमारे पास 2.5 वाले जो होते हैं वो भी उसी तरह की चीज़ें लिख रहे होते हैं। बस जो 4 GPA वाले होते हैं वो थोड़ा सा बुलेट फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि हमने देखना है कि हमारा जो कस्टमर के लिए इंटरनल कस्टमर है प्रोडक्ट का, उसको हम बता देते हैं कि इंटरनल जो कस्टमर है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम होगी, और वो टीम जब तक सॉफ्टवेयर को अप्रूव नहीं करती हम उसको फाइनलाइज नहीं करते। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम मेक श्योर करते हैं कि जो डेवलप प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर को मीट करे। तो क्वालिटी का मेन जो 2 मकसद है ना, जो 2 इसके फंक्शन है वो ये हैं कि पहला ये है कि इसने डिफेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने और उनको मिनिमाइज़ करना है, और दूसरा इसका काम ये है कि इसने इंश्योर करना है कि जो
प्रोडक्ट बन रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हो। ये दो बातें जो होती हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने मेंटेन करनी होती हैं, इन्होंने ये इंश्योर करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वर्सेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस। तो इनका लिंक है बेसिकली यहाँ पर कि हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है, इसके शुरू फेज से सॉफ्टवेयर क्वालिटी वालों का काम आ जाता है। रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो वैलिडेट करवानी चाहिए हमें क्यूए से, क्यूए उनको वैलिडेट करे और हमारे पास राइट टेस्ट जो टेस्ट केसेस होते हैं वो राइट करने होते हैं अगेंस्ट ऑल यूज़ केसेस। यूज़ केसेस जो होते हैं ये रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से होते हैं, टेस्ट केसेस हमारे यूज़ केस के लिहाज से लिखे जाते हैं। क्यूए जो होता है ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्यूए मेजर स्टेक होल्डर होता है गैदरिंग एंड फाइनलाइजिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ बेसिकली एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन जो है हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी है कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से है या नहीं। ठीक है, तो रीवर्क जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट और अप्रूव करवाना पड़ता है क्यूए से और तमाम स्टेक होल्डर से बिफोर डेवलपमेंट, ताकि हमें दोबारा से काम ना करना पड़े। हम रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कराते हैं और अप्रूव करवाते हैं। फिर हमारे पास है पीपल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द क्वालिटी इंजीनियरिंग, के लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग से। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जहाँ पर क्वालिटी इंजीनियरिंग है वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल डिफेक्ट फ्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 100% फ्री बग फ्री प्रोडक्ट हमारे पास कभी भी नहीं आता। ठीक है, और इसकी वजह से अनरियल और सुपरफिशियल रिक्वायरमेंट ऑफन लीड्स टू फाइनेंशियल लॉस, क्लाइंटेज लॉस एंड अलाइक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। साथ साथ मैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स देख रहा हूँ ये दे रहा हूँ ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए हैं, इसलिए जो मैं ज़ुबानी चीज़ें बोल रहा हूँ वो भी आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस की बेसिक्स के क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया इनका मेन काम है डिफेक्ट के बारे में देखना और दूसरा इनका मेन काम है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। बस ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है, सारी बातें इनके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है ये दिन रात में नहीं बन जाता। ठीक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और हर स्टेज के अंदर हमने क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करना होता है। क्वालिटी और डिफेक्ट का बहुत एक गहरा ताल्लुक है आपस में। हर वक्त क्वालिटी वाले डिफेक्ट्स ढूंढते रहते हैं और उनको फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे पास जो लास्ट रिजॉर्ट बचता है वो ये बचता है कि क्रिटिकल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो एटलीस्ट काम करे, उसके अंदर कोई भी हमारे पास डिफेक्ट ना हो। अब क्यूए और डिफेक्ट जो है इसकी कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। 3 टाइप्स आपने बतानी होती हैं, पेपर में लिखनी होती हैं। एक है डिफेक्ट प्रिवेंशन। डिफेक्ट प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जो डिफेक्ट की सोर्स है उसको ढूंढते हैं और सोर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। डिफेक्ट डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। किन चीज़ों से, क्यूए से, कोड रिव्यू से, कोड इंस्पेक्शन और डिज़ाइन रिव्यू से। डिफेक्ट कंटेनमेंट क्या चीज़ होती है कि हमारे पास डोरमेंट डिफेक्ट्स होते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो एस्केप कर सकते हैं। हम उनको एस्केपिंग डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और हम ये देखते हैं कि टोटल डिफेक्ट्स कितने थे और क्यूए ने उसमें से कितने पकड़ लिए। ठीक है, मेजर द अमाउंट ऑफ डिफेक्ट्स दैट एनी क्यूए टीम वाज एबल टू फाइंड एज अ पोर्शन ऑफ टोटल डिफेक्ट्स, यानी क्यूए ने कितने डिफेक्ट्स ढूंढ लिए हैं टोटल डिफेक्ट्स में से। अगर उसने कम ढूंढे तो इसका मतलब हमारे पास क्यूए जो है डिफेक्ट्स ढूंढने के लिहाज से तो अच्छी है, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास डोरमेंट डिफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हमारे पास बेसिकली जो प्री रिलीज डिफेक्ट्स होते हैं ये डोरमेंट डिफेक्ट्स होते हैं, यानी ये लो प्रायोरिटी एरियाज़ में होते हैं और हमें नज़र नहीं आते। बाद में एकदम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर ये जाग जाते हैं। तो प्री रिलीज डिफेक्ट्स बेसिकली हमारे पास जो रिलीज़ नोट्स हैं उनके अंदर मेंशन कर दिए जाते हैं। ये आपने याद रखना है कि रिलीज़ नोट्स में कौन से डिफेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं। ये हमारे पास प्री रिलीज नोट्स हैं, प्री रिलीज डिफेक्ट्स हैं जो रिलीज नोट्स में मेंशन किए जाते हैं। फिर हमारे पास पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स होते हैं। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स जो हैं इनको सॉल्व करना या फिक्स करना ज़्यादा महंगा क्यों है। तो इसलिए इनकी हायर कॉस्ट है क्योंकि ये डिफरेंट इंस्टॉलेशन पर स्प्रेड हो चुके होते हैं। प्रोडक्ट आपने डिफरेंट जगह पर इंस्टॉल कर दिया होता है और हर जगह पर आपको डिफेक्ट को फिक्स करना पड़ता है और फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ कंपनी का इमेज भी ख़राब होता है, कंपनी का ट्रस्ट भी ख़राब होता है, उसकी रेपुटेशन, मार्केट पोजीशन, तमाम चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट होती हैं, इम्पैक्ट होती हैं। ये हमारे पास इस वजह से महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्री रिलीज डिफेक्ट्स। फिर यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, इसके अंदर सिर्फ आपने ये लाइन याद रखनी है कि जो प्रोडक्शन लेवल बग्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है और ये रेपुटेशन को भी ख़राब करते हैं। फिर डिफेक्ट प्रिवेंशन की बेसिक्स हैं। इसके अंदर से मुझे एक MCQ आया हुआ था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट टू फिक्स को रिड्यूस करना, ये किस चीज़ में होता है, ये बेसिकली डिफेक्ट प्रिवेंशन में होता है। ये मुझे MCQ आया हुआ था और डिफेक्ट प्रिवेंशन एक अजम्पशन पे बेस्ड होती है कि एरर रिसोर्सेज हमारे पास नॉन हैं
और मैं इसलिए अब पास कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि मैं साथ साथ देख देख के आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से एमसीक्यू थे, कौन कौन से सब्जेक्टिव थे, तो थोड़ा पॉज को बियर कीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि डोमेन नॉलेज जो है वो क्यों ज़रूरी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में, और डोमेन नॉलेज अगर नहीं होगा तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, क्या मसला होगा। तो एक तो ये कि हमारे पास अगर डोमेन नॉलेज नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारे पास मुश्किल होगी, हम रिक्वायरमेंट को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि डोमेन नॉलेज अच्छा ना होने की वजह से डीमोटिवेशन आएगी और आपस में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो ये दो रीज़न होती हैं डोमेन नॉलेज की वजह से, जो कॉज होती हैं, जो इफ़ेक्ट्स आते हैं डोमेन नॉलेज की वजह से। तो हमारे पास एक ही चीज़ कांस्टेंट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी में, वो है चेंज। चेंज इज़ कांस्टेंट, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। ये डोमेन नॉलेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डोमेन नॉलेज स्पेशलिस्ट। उनके पास डोमेन का नॉलेज नहीं होता, डोमेन स्पेशलिस्ट वो नहीं होते, और हमारे पास टेक्निकल इंसाइट्स चाहिए होती हैं रिलेटेड टू डोमेन। इसलिए हमारे पास जो लो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है, इसकी वजह से एम्बिग्यूटी आती है, कन्फ्यूजन आती है और डीमोटिवेशन आती है अमंग द टीम, और रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में भी मसला आता है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखी हैं कि लो डोमेन नॉलेज की वजह से क्या होता है। और उसके बाद हमारे पास है लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन फेजेस ऑफ एसडीएलसी। इसके अंदर से मुझे कोई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया, ना ही बाकी स्टूडेंट्स ने कुछ बताया है इसके बारे में। प्रोसेस, लैक ऑफ प्रोसेस नॉलेज अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या होगा, ख़राब रिजल्ट्स आएंगे, अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा प्रोसेस नॉलेज इंपॉर्टेंट है और इसकी एब्सेंस से एरर्स और डिफेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है इसके अंदर से, अवेयरनेस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ प्रोसेस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर डिफेक्ट प्रिवेंशन। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं ज़्यादातर एग्जांपल्स में से सिलेक्ट किए हैं। एग्जांपल की लाइन को मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बाकी ऐसा हो रहा है कि एग्जांपल्स में से पेपर आ रहा है। इसके बाद डिफेक्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है कि डिफेक्ट रिडक्शन के अंदर हम डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डिफेक्ट प्रिवेंशन की तरह का ही एक मैकेनिज्म है जो यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर यह है कि विगरस डिफेक्ट रिडक्शन प्रोसेस हमें लगाने पड़ते हैं डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। तो रिमूव का वर्ड आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हमारे पास इंस्पेक्शन है। मुझे ये आया हुआ था कि जो हमारे पास मोस्ट फॉर्मल स्टैटिक मेथड है वो कौन सा है, तो उसका आंसर था इंस्पेक्शन। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्यूए एक्टिविटी है। ये हमें एक अदर आई प्रोवाइड करती है, एक और पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करती है। ये आपने इंस्पेक्शन के लिए याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ कि हमारे पास एक कोड रिव्यू किया गया और रिवील किया गया कि हमारे पास जब लॉगिन परफॉर्म किया गया वह सोशल मीडिया, तो जो नॉर्मल लॉगिन था वो एरर जनरेट कर रहा था। तो मल्टीपल डेवलपर्स जो हैं वो शेयर्ड कोड बेस पर काम कर रहे थे और डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं वो वर्क कर रहे थे लॉगिन मॉड्यूल पर। तो मल्टीपल इंस्पेक्शंस के बाद ये रिवील किया गया जो प्लगइन थी वो सही नहीं थी। तो ये आपने याद रखना है फॉर द एग्जाम्पल। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, इंस्पेक्शन की एग्जाम्पल है। डिसीजन ऑफ यूजिंग प्लगइन्स और ऑफ शेल्फ सॉल्यूशंस शुड बी डन आफ्टर केयरफुल रिव्यू। यानी हमें केयरफुल रिव्यू करने के बाद ही ऑफ शेल्फ प्रोडक्ट्स और प्लगइन्स को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमारे पास फॉल्ट डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि फॉल्ट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। टेस्ट के जरिए से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। टेस्ट जो हमारे पास एक कोर एक्टिविटी है, ये मुझसे पूछा गया था कि टेस्टिंग कौन सी एक्टिविटी है, मैंने सेलेक्ट करना था कोर। और टेस्ट जो है डिफरेंट लेवल्स पे किया जाता है, ये भी पूछा जाता है फर्स्ट लेवल पे किया जाता है, लास्ट लेवल पे किया जाता है। तो आपने सेलेक्ट करना है डिफरेंट लेवल्स पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद डिफेक्ट कंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम फॉल्ट फ्री रिलेशन को ख़त्म करते हैं, डोरमेंट डिफेक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो मॉड्यूल 8 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर डिफेक्ट रेजोल्यूशन का मुझे कॉन्सेप्ट आया हुआ था एमसीक्यूज में। डिफेक्ट रेजोल्यूशन इज अ प्रोसेस टू दैट कीप रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्टेड डिफेक्ट टिल द टेस्टिंग डिपार्टमेंट क्लोज इट। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि ये डिफेक्ट रेजोल्यूशन में होता है। और उसके बाद हमारे पास ये बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्यूए टीम करती है। डिफेक्ट फिक्स करने के लिए डेवलपमेंट टीम को भेजा जाता है और दोबारा क्यूए टीम इसको वैलिडेट करती है। यानी कौन बंदा क्या करता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता क्या, आपने बताना है। तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल पहले मैं आपको बुक के अलावा बताता हूँ कि हमारे पास जब डिफेक्ट हमने डिटेक्ट कर दिया, डिटेक्ट करने से लेकर डिफेक्ट की रेजोल्यूशन तक जो हम स्टेप फॉलो करते हैं उसको डिफेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। इस डिफेक्ट लाइफ साइकिल में हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्ट होता है उसको डिफरेंट स्टेटस से गुजारते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिफेक्ट होता है वो जब डिटेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि असाइन हो गया है, फिर इन प्रोग्रेस होता है, फिर वो फिक्स हो जाता है। फिक्स करने के बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। अगर वो फिक्स नहीं हुआ तो
वो नॉट अ फिक्स हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, या नॉट रिप्रोड्यूसेबल हो सकता है कि उसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, आप इसको रीड कर लेंगे। डिफेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी स्टेप टू बी कैरिड आउट फ्रॉम डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन और रिपोर्टिंग टू डिफेक्ट रेजोल्यूशन। ये मुझे एमसीक्यू आया हुआ था, इसका आंसर था डिफेक्ट रेजोल्यूशन तक ये किया जाता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। ऑल द रिपोर्टेड डिफेक्ट्स आर टू बी फिक्स्ड, रीवेरिफाइड एंड फॉर्मली क्लोज बाय द क्यूए टीम। जो हमारे पास तमाम डिफेक्ट्स हैं वो फिक्स कर दिए जाएं, फिक्स करने के बाद उनको रीवेरीफाई किया जाए और फिर फॉर्मली क्लोज किया जाए कि बाकी वेरीफाई करने से वो फिक्स हो चुके हैं बाय द क्यूए टीम। ऑल डिफेक्ट्स आर ट्रैक्ड बाय असाइनिंग डिफरेंट स्टेटस टू देम, लाइक एज मेंशन अबाउट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को रिमूव करना आसान नहीं होता, तो हमारे पास डिफरेंट स्टेटस होते हैं, जैसे असाइंड, इन प्रोग्रेस, फिक्स, नॉट अ फिक्स, पेंडिंग, नॉट रिप्रोड्यूसेबल एंड क्लोज्ड आर यूजली यूज टू ट्रैक डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर कोई डिफेक्ट हमारे पास फिक्स नहीं हुआ तो तमाम उसके ऊपर एग्री होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई डिफेक्ट फिक्स नहीं हुआ तो तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर एग्री हों। उसके बाद है डिफेक्ट लॉगिंग। डिफेक्ट लॉगिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिफेक्ट रेजोल्यूशन। ये पूछा जाता है कि डिफेक्ट रेजोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, और एक मुझे पूछा गया था कि डिफेक्ट्स की डिटेल्स कहाँ पर होती हैं। ठीक है, ये मैं एक सेकंड देख लूँ। ये हमारे पास जो नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द डिफेक्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द डेवलपमेंट टीम। ये किस चीज़ के अंदर होता है, तो मुझे सिलेक्ट करना था डिफेक्ट लॉग के। डिफेक्ट लॉग के अंदर होता है जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं अबाउट द डिफेक्ट। फिर हमारे पास डिफेक्ट ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि डिफेक्ट को हमने ट्रैक करना होता है डिस्कवर होने के बाद और उसके क्लोज होने तक। ठीक है, आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और ह्यूज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स विद हाई लेवल ऑफ सेवेरिटी होती है, क्रिटिकलिटी, और जिसकी वजह से डिफेक्ट लॉगिंग और ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से मुझे दो कंसेप्ट आए हुए थे। एक ये आया हुआ था कि हमारे पास जो सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर क्रिटिकल डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, तमाम डिफेक्ट्स फिक्स होने चाहिए। और दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था कि हमारे पास क्या चीज़ इंश्योर करती है कि डिफेक्ट्स मॉनिटर और कंट्रोल किए जाएँ थ्रू आउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफेक्ट, तो ये हमारे पास डिफेक्ट ट्रैकिंग इंश्योर करती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल गिवन है डिफेक्ट लॉगिंग एंड ट्रैकिंग की, तो ये इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एट्रीब्यूट्स की एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑनर कौन होता है। ऑनर इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द डिफेक्ट। जो डिफेक्ट फिक्स करने के लिए बंदा होता है उसको हम ऑनर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्रोजेक्ट बेस्ड डिफेक्ट्स और प्रोडक्ट बेस्ड डिफेक्ट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड डिफेक्ट्स। इनका डिफरेंस पूछा जाता है, इनके बारे में डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको वर्बली दे देता हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो देखती है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है, और प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद भी उसके पैचेस रिलीज़ करती रहती है, उसके बग्स को देखती रहती है, डिफेक्ट्स को सॉल्व करती रहती है। जबकि जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट किसी एक क्लाइंट के लिए होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और उसकी नीड्स के लिहाज से बनाया जाता है, और जो हमारे पास प्रोजेक्ट बनाने का लाइफ साइकिल होता है, सिर्फ उसके दरमियान डिफेक्ट्स ढूंढे जाते हैं और फिक्स किए जाते हैं। जब एक बार आप क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं तब डिफेक्ट्स फिक्सिंग पे काम नहीं किया जाता, उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट के लिहाज से उनको डील किया जाता है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर डिफेक्ट रेजोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जबकि प्रोजेक्ट के अंदर डिफेक्ट रेजोल्यूशन बस प्रोजेक्ट बनाते हुए कर ली जाती है, बाद में नहीं की जाती। तो ये दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने क्या याद करने हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि डिफेक्ट रेजोल्यूशन इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी इन प्रोडक्ट बेस्ड सिनेरियो। ठीक है, और ensure hot fixes for defect removal and support the quality maintenance plan established in earlier stages of SDLC। ये इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टीम अवेलेबल होती है। ठीक है, और पोस्ट डेवलपमेंट जो डिफेक्ट्स होते हैं ये ज़्यादा क्रिटिकल और ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर स्टेजेस डिफेक्ट्स। ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड डिफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो बग्स और डिफेक्ट्स होते हैं ये हमारे पास ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल होते हैं। बस ये आपने ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल वाली बात याद रखनी है। और जो हमारे पास डिफेक्टेड रेजल्ट नॉट फिक्स होते हैं ये एग्री होने चाहिए बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होता है ये हमारे पास पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए होता है। ये भी आपने याद रखना है कि पोस्ट डिप्लॉयमेंट के बाद ही एसएलए काम आता है कि क्या उसका अप टाइम होगा, क्या डाउन टाइम होगा, क्या अवेलेबिलिटी होगी, क्या रिलायबिलिटी होगी, तमाम चीज़ें एसएलए में होती हैं। बस आपने याद रखना है कि ये पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए होता है। इसके बाद है प्रोडक्ट एवेल्युएशन। प्रोडक्ट को एवेल्युएट किया जाता है कि वो सही स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर रहा है, सस्टेनेबल है या नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसके अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारे पास क्या चीज़ डिफाइन करती है स्कोप ऑफ द सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड विद ऑल रेलिवेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये तीनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि लेवल 1 में हमारे पास कस्टमर सपोर्ट टीम होती है, लेवल 2 में क्यूए टीम होती है, और लेवल 3 में हमारे पास डेवलपमेंट की टीम होती है। फिर हमारे पास डिफेक्ट हैंडलिंग के टूल्स हैं
ये पूछा जाता है कि इसका कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, तो हमारे पास एक मेंटिस है जो यूज़ किया जाता है इसको ट्रैक करने के लिए और लॉग करने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमारे पास एक दूसरा टूल है जो पुराना टूल है, नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बोल दिया जाता है कि टूल के नाम लिखें जो कि लॉग की ट्रैकिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट डिफेक्ट। तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैंशनड है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स होती हैं उनके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन डिफेक्ट मैनेजमेंट जो होती है उसके प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स की मदद से हम डिफेक्ट लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करते हैं और मैनेज करते हैं। बस ये लाइन आपने यहाँ पर पढ़नी है, बाकी स्किप कर देनी है। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिचुएशन दी गई होगी, आपने बताना है कि कौन सी टाइप की टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट का रिजल्ट आना था और अभी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना था वो क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। दिस वाज द एमसीक्यू which was asked in my exam. So software testing is all about comparing actual and desired behavior of the product. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी होती है, टेस्टिंग करने से हमें बग्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं, रिवील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफैक्ट लेवल टेस्टिंग में हमारे पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये लाइन गिवन है कि प्राइमरी सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट टू बी टेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और कोड रिटर्न इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोड को टेस्ट किया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऐसा क्यों है। तो पेपर में ये पूछा जाता है लेकिन बुक में नहीं लिखा हुआ कि ऐसा क्यों है, कि कोड को क्यों सिलेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बुक के अलावा दे देता हूँ कि हमारे पास जो कोड होता है बेसिकली यही असल चीज़ होती है जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू द कोड, और कोड डेवलपर लिख रहा होता है, अर्ली स्टेजेस में होता है, इस वजह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होता है, तो इस वजह से इसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास कोड सही होगा तभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पर लिख के आ जाना है। फिर उसके बाद टेस्ट केस क्या होता है, कैसा डॉक्यूमेंट होता है, डिस्क्राइब करता है टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, प्री पोस्ट कंडीशन को, एक्सपेक्टेड सिस्टम बिहेवियर एंड रिजल्ट फॉर द स्पेसिफिक टेस्ट। ये बातें आपने याद रखनी है कि टेस्ट केस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या होता है एमसीक्यू के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेजर एक्टिविटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मेजर एक्टिविटीज़ तीनों के नाम लिखें जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर होते हैं। ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन होता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन, एनालिसिस एंड फॉलोअप। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर हम गोल्स वगैरह बनाते हैं, एग्जीक्यूशन में हम एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट्स लेकर आते हैं, और एनालिसिस में हम रिजल्ट के बेस पर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अभी हमें फर्दर क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें करेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे जो क्वेश्चन आया हुआ था कि ये आया हुआ था कि एक कैलकुलेटर आपने बनाया और आप कैलकुलेटर को चलाते हुए चेक करते हो जीरो से डिवाइड करके, प्लस माइनस करके, कि कैलकुलेटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कौन सी टेस्टिंग है, तो मैंने बताना था कि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है या फंक्शनल टेस्टिंग है। तो फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली ऐसी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शन सही कर रहा है या नहीं। ठीक है, और एक्सटर्नल बिहेवियर उसका ठीक है या नहीं। हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर नहीं जाते, इंटरनल कोड का हमें नहीं पता होता। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लेवल की टेस्टिंग होती है। जबकि जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पर फोकस करती है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और डाटा स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, यानी इंटरनल कोड को देख रही होती है क्या स्ट्रक्चर है, क्या ब्लॉक्स हैं और क्या इंटरकनेक्शन है रेलिवेंट उन सबके दरमियान। इसके अंदर हमारे पास कंक्रीट टेस्टिंग होती है फ्रॉम कोड व्यू पॉइंट। ये भी आपने याद रखना है कि कंक्रीट टेस्टिंग कोड व्यू पॉइंट के लिहाज से स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में होती है, क्योंकि कोड को स्टेटमेंट लेवल, मॉड्यूल लेवल और सब सिस्टम लेवल पर टेस्ट किया जाता है। फिर हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जो कि मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कैलकुलेटर वाला। फंक्शनल टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये टू टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये एड हॉक रनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है। और अगर हमारे पास गैप और वेरिएंस आए फ्रॉम द डिजायर्ड रिजल्ट्स ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर फेलियर, तो उसकी वजह से हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, फॉर द एमसीक्यू। फिर हमारे पास स्पेसिफिकेशन चेकलिस्ट होती है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए होती है, ये भी आपने याद रखना है। और जो स्मोक टेस्ट होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग होते हैं, ये भी आपने याद रखना है फॉर द एमसीक्यू। अब यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। कैलकुलेटर वाली एग्जांपल पेपर में आई हुई थी, तो आपने वो हाँ यही है, देखें, डिवाइड बाय जीरो वुड बी क्लासिक एरर, ठीक है। माउस कीबोर्ड टाइप पेस्ट, तो मुझे ये वाला आया हुआ था, डिवीजन में डिवाइड बाय जीरो और
एडिशन वाला आया हुआ था, एक इंटीजर्स की आपने बाउंड्री वैल्यू चेक करनी है, तो ये कौन सी टेस्टिंग है, तो इसका आंसर था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। तो देखें कि एग्जाम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा आई हुई थी, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन कि एग्जाम्पल गिवन थी, बताना था कि कौन सी टेस्टिंग होगी, कौन सा एट्रीब्यूट वायलेट हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ से भी मुझे क्वेश्चन आया हुआ था अबाउट ब्रांच लेवल, वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इससे पहले हम देखते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। ये इंटरनल कोड को चेक करती है, पहले मैंने आपको बताया है। डिफरेंट डिबगिंग टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टेस्ट कवरेज ऑफ स्टेटमेंट लेवल कोड के लिए, यानी टेस्टर को पता चलता है स्टेटमेंट सही चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। और एरर आइडेंटिफाई हो जाता है लोकेशन के लिहाज से। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है ये डेवलपर खुद करता है और इसके अंदर एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द कोड और फ्लो ऑफ द कोड चाहिए होता है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था इसके लिहाज से वो ये था कि हमारे पास एक डेवलपर है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और वो उसके अंदर से इफ़ एल्स लूप्स और इस तरह की चीज़ों को चेक करना चाहता है। तो वो कौन सी टेस्टिंग टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, कौन करेगा और कौन सी करेगा। तो मैंने बताना था कि वो ब्रांच लेवल टेस्टिंग करेगा, ठीक है, जिसको ब्रांच कवरेज भी बोला जाता है, और परफॉर्म करेगा डेवलपर, क्योंकि वो कोड सारा उसने खुद ही लिखा हुआ है, उसी खुद को पता है कि उसने क्या कोड लिखा है, क्या फ्लो ऑफ कोड है, इस वजह से डेवलपर ये खुद करेगा और ये ब्रांच लेवल टेस्टिंग होगी। तो ये मुझे पेपर में पूछी गई थी, आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो उसके अलावा एक एमसीक्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो पाथ लेवल टेस्टिंग होती है ये इंश्योर करती है मैक्सिमम कवरेज ऑफ द कोड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिव्यूज इन द टेस्टिंग। रिव्यूज इन द टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है कि हमने कोई भी ऐसा टेस्ट जो फॉर्मल टेस्टिंग से पहले परफॉर्म करना है, ऐसी सिचुएशन में पेपर में आ जाए कि फॉर्मल टेस्ट से पहले हमने जो टेस्ट मैनुअली परफॉर्म करने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो आपने सेलेक्ट करना है वो रिव्यू होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैटिक टेस्टिंग की टाइप है, ठीक है, और चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर कोड जो है मैनुअली चेक करते हैं एग्जामिन करके कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये रिव्यू होता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करते कोड को, मैनुअली इसको चेक करते हैं। रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों है कि हमारे पास जो रिव्यू होता है वो कम पैसे लगते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है, टाइम सेविंग होता है, और हमारे पास रिव्यू करने के लिए हम एक थोड़ा सा सीनियर बंदा ले लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल पर्सन होता है जो ऑथर ऑफ द कोड नहीं होता, ठीक है, ये आपने बस याद रखना है। फिर इंस्पेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज, फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, कि हमारे पास मोर फॉर्मल टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग होती है। इंस्पेक्शन में जो एक्टिविटी होती है ये ट्रेन फैसिलिटेटर या मॉडरेटर करता है। फॉर्मल एक्टिविटी एवेलुएट करती है लेवल ऑफ कंप्लायंस विद स्पेसिफिक रूल्स, और इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं, और डिफेक्ट्स जो होते हैं वो लॉग कर दिए जाते हैं डिफेक्ट लॉगिंग शीट में। यहाँ पर हमारे पास एक इंस्पेक्शन की एग्जांपल है, ये पेपर में इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जा रही, ठीक है। अब टेस्ट चेकलिस्ट जो है ना, इसमें से मुझे एक क्वेश्चन आया था, वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहले ये कि टेस्ट चेकलिस्ट जो होती हैं ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करने होते हैं टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। जब भी हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है उससे पहले हम एक टेस्ट चेकलिस्ट फॉलो करते हैं कि हमारे पास फॉर्मल क्यूए टेस्ट से पहले प्री रिक्विजिट तैयार हो जाए, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए फॉर्मल क्यूए टेस्ट करने के लिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा कि एक डेवलपर है या एक क्यूए का बंदा है, उसने क्या किया है, बैकअप कर लिए हैं, असेस प्रिविलेजेस अप्लाई कर दिए हैं, आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो ये कौन सी लेवल, कौन सी टाइप की टेस्टिंग है और क्या इसके अंदर वो फंक्शनल टेस्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने बताना है कि ये टेस्ट चेकलिस्ट है, ठीक है। और दूसरा ये है कि टेस्ट चेकलिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, डज नॉट इंक्लूड द फंक्शनल टेस्टिंग, इसके अंदर फंक्शनल टेस्टिंग नहीं होती। ये बात आपने बस बतानी है, यहाँ से एग्जाम्पल में से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल 10 टेस्ट एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। हमारे पास डिफरेंट लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कोड होता है, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं। इन तमाम वर्जन्स को मेंटेन करने के लिए जैसे हम गिटहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करें, तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो VSS, TFS और गिट हैं ये मैनेज करते हैं चेंजेस एंड डिफरेंट वर्जन ऑफ द डैश, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना था कोड, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो SCM है ये मेक श्योर करता है कि स्पेसिफिक वर्जन अवेलेबल है विद ऑल ऑफ इट्स चेंजेस हिस्ट्री, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद QA, ये भी आपने याद रखना था। और ये ट्रू फॉल्स आता है कि QA से शिपमेंट दी जाती है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है, और ओवरऑल कंसेप्ट आपने याद रखना है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर पे डेवलपर्स काम कर रहे थे, उनको मेंटेन करना होता है। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है ये पेपर में आती है कि हमारे पास क्या हुआ कि कस्टमर को चेंजेस पसंद नहीं आई, रिलीज़ 1 वाली, रिलीज़ 1 उसको चाहिए था, रिलीज़ 2 उसको अच्छा नहीं लगा, वो कह रहा था मुझे वापस रिलीज़ 1 करके दो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने बताना है कि हमारे पास जो वर्जनिंग है उसके अंदर बैकअप रखा हुआ है और रिलीजेस का, और हम रिवर्ट बैक कर देंगे सारी चेंजेस को, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में होता है। इसका ये आंसर आपने प्रोवाइड करना था, ये सिचुएशन गिवन होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट प्रोडक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, हमारे पास क्लाइंट नीड के लिहाज से डिफरेंट वर्जन होते हैं और मल्टीपल कोड बेसिस हो सकती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और SCM जो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो टीम होती है ये मैनेज करती है कस्टमर की रिक्वेस्ट को, डिटरमिन करती है कौन सा वर्जन किस कस्टमर के लिए बिलोंग करता है, और चेंजेस जो होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर ये फैक्ट्स होती हैं या तो एरर रिमूवल के लिए या प्रोडक्शन रिफाइनमेंट के लिए। ठीक है, ये 3 बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। फिर हमारे पास है टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ठीक है, ये टेस्ट के जो फेजेज हैं उनमें से पहला फेज़ है, इसके अंदर हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का नोट लिखने के लिए आ जाता है कि टेस्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। और ऊपर भी हमने इसको कवर किया था कि इसके अंदर हम गोल्स डिटरमिन करते हैं, हमारे पास जो टेस्टिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिटरमिन करते हैं, टेस्ट की एक्टिविटीज़ डिटरमिन करते हैं और टेस्ट के सारे प्रोसीजर्स डिटरमिन करते हैं। ठीक है, एक बार आप यहाँ से रीड करेंगे, 2 बातें माइंड में रह जाती हैं, वो बातें आपने पेपर में लिख देनी है। उसके बाद है टेस्ट केस के बेसिक्स कि टेस्ट केस होता क्या है। ये ऊपर जो हमने पढ़ा था वो इनफ है इसके लिए। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, पोस्ट प्री एक्टिविटीज़ को, बिहेवियर को और रिजल्ट फॉर द एक्सपेक्टेड स्पेसिफिक टेस्ट। और हमारे पास जो टेस्ट केस होता है ये गाइड करता है टेस्टर थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू वैलिडेट वेदर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्री और बग्स और नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से हमने कोई से 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं कि जब टेस्ट केस राइट करें तो हमें किन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। तो आपने इनमें से कोई से 3-4 याद कर लेने हैं या आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको इजी वाले बता देता हूँ कि हर टेस्ट केस जो होता है ये सिर्फ एक टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करे। मल्टीपल टेस्ट केसेस एक टेस्ट केस में टेस्ट नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज दोनों हमने कवरेज करने होते हैं। ठीक है, और आसान वाला ये है कि रिपीटेबल होना चाहिए, और दूसरा ये कि टेस्ट केसेस ट्रेसेबल होने चाहिए टू द रिक्वायरमेंट्स। ये 5 अगर आप याद कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ रहेंगे। उसके बाद ये है कि यूज़ केस को अगर हमने ऐड करना हो तो हम किस सेक्शन में ऐड करते हैं, हम कमेंट्स के सेक्शन में इसको ऐड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये एमसीक्यू दिया हुआ था कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है हैज़ सम डैश स्टेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शन इट विल परफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना था कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बताती हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके अलावा देयर कैन बी मल्टीपल टेस्ट केसेस अगेंस्ट वन सिनेरियो, ये आपने याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज़। और अगर हमारे पास इंडिविजुअल स्टेप फेल होता है तो ओवरऑल टेस्ट फेल्स। ये भी मुझे एमसीक्यू आया हुआ था कि अगर इंडिविजुअल स्टेप फेल होगा तो पूरे का पूरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट टेस्टिंग वर्सेस प्रोडक्ट टेस्टिंग, इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टेस्ट एक्टिविटीज़ किस में ख़त्म होती हैं किस में कंटिन्यू रहती हैं। ठीक है, फिर यूनिट टेस्टिंग जो होती है इसके लिहाज से एक सिनेरियो दिया होता है कि हमारे पास एक डेवलपर है, उसने इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, तो इसको कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है कि उसको यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे एज यूनिट्स आर टेस्टिंग इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंट यूनिट टेस्ट प्रोवाइड अ चीप वे टू वेरीफाई फंक्शनलिटी विदाउट इंपैक्टिंग अदर फंक्शनलिटी। तो सिचुएशन गिवन होगी कि एक डेवलपर ने इंडिविजुअल टेस्टिंग करनी है कंपोनेंट्स की, तो कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करे, तो आपने बताना है कि उसको यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए। और 2 इम्पैक्ट्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग पूछे जाते हैं। तो एक इम्पैक्ट इसका ये है कि हमारे पास अर्ली डिफेक्ट जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा चीप होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फॉर्मल टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, तो ये 2 इम्पैक्ट हैं इसके जो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट का बल्कि एक पूरा पैराग्राफ है, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात हो गई। यूनिट टेस्टिंग इंश्योर्स अर्ली डिफेक्ट रिमूवल एज इट इज़ वेरी इजी टू लुक फॉर डिफेक्ट्स इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली इन ऑल यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड। यानी ये हमारे पास अर्ली डिफेक्ट रिमूवल प्रोवाइड करती है, या आइसोलेशन में परफॉर्म की जाती है, इसलिए ईजी होता है डिबग करना कोड को टू प्रिवेंट डिफेक्ट रिप्रोडक्शन। और दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ डिफेक्ट डिटेक्टेड ड्यूरिंग यूनिट टाइम इज लेसर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डिफेक्ट डिटेक्टेड एट हाई लेवल्स। यहाँ पे कॉस्ट कम होती है, हाई लेवल्स पे हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सैनिटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सैनिटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो मल्टीपल डेवलपर्स थे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे थे, तो एससीएम कोड को मर्ज करता है। कोड को मर्ज करने के बाद हैंड ओवर कर देता है डेवलपर्स को। ये आपने याद रखना है कि एससीएम कोड को मर्ज करने के बाद किसको हैंड ओवर करता है, डेवलपर्स को करता है टू परफॉर्म द सैनिटी टेस्टिंग। बंदे के माइंड में आएगा कि क्यूए को करता है, लेकिन क्यूए को नहीं करता बल्कि डेवलपर्स को करता है। डेवलपर्स को बोलता है कि आपने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की थी, अब आप सैनिटी टेस्टिंग भी आप खुद ही परफॉर्म करो। ठीक है, तो ये भी आपने माइंड रखना है कि यूनिट टेस्टिंग जो होती है ये भी डेवलपर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू गिवन था कि अब एक प्रोडक्ट डेटाबेस है जिसके अंदर यूज़र लॉगिन कर सकता है, ऐड प्रोडक्ट्स कर सकता है, और अब प्रीवियस एडिट प्रोडक्ट्स जो है वो एज वेल उनको सर्च कर सके। तो ये कौन सी चीज़ है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है, 2 यूनिट्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और उनको तब भी वर्क करते रहना चाहिए जब एक साथ ऐड हो जाएं, तो फिर ये सैनिटी टेस्टिंग होती है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। फिर सैनिटी टेस्ट रिपोर्टिंग जो होती है बताती है कि हमारे पास क्या मसले हैं, क्या फीचर्स हैं, और जो बग्स होते हैं उनको 4 तरह से बताया जाता है, क्रिटिकल, मेजर, मीडियम एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हमारे पास जो जनरली कॉस्मेटिक या हमारे पास नॉन क्रिटिकल बग्स होती हैं उनको हम नेक्स्ट रिलीज़ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। ये मुझे एक एमसीक्यू आया हुआ था।
नेक्स्ट है फीचर लेवल टेस्टिंग। फीचर लेवल टेस्टिंग से एक एग्जांपल आती है कि एक बंदा है, उसने होटल में रूम बुक करना है, ठीक है, ये तमाम पूरी एग्जांपल गिवन होती है, 3-4 पॉइंट्स इसके बताना होता है आपने कि ये कौन सी टेस्टिंग है, तो आप बता दें कि ये फीचर लेवल टेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फीचर टेस्ट कर रहे हैं। तो फीचर लेवल टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं, हर फीचर एक यूनिट पर कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है या मल्टीपल अंडरलाइन यूनिट्स होते हैं। तो हम अगर एक ही यूनिट पर है तो सिर्फ सिंपल टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर मल्टीपल अंडरलाइन यूनिट्स हैं तो हम फीचर टेस्टिंग के अंदर सैनिटी टेस्टिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली आंसर हमारे पास है इसका, फीचर लेवल टेस्टिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास होती है सिस्टम लेवल टेस्टिंग। अगर हमने ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम सिस्टम लेवल टेस्टिंग करते हैं। सिस्टम लेवल टेस्टिंग के लिहाज से आपने एक बात याद रखनी है कि असल इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है जहाँ पर प्रोडक्ट ने डेवलप होना है, डिप्लॉय होना है, तो एग्जैक्ट इन्वायरमेंट इन विच इट इज़ टू बी यूज बाय द एंड यूज़र। तो सिस्टम टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरीफाई करती है एप्लीकेशन मीट कर रही है इन तमाम नीड्स को, ये आपने याद रखना है, टेक्निकल, फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्ट मीट कर रहा है या नहीं, ये हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग चेक करती है। फिर हमारे पास आती है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर से मुझे एक एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर से मुझे एडवर्स सेलेक्ट करना था ऑप्शंस में से। तो बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग इसलिए होती है कि हम जानबूझकर अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं कि वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है कि ड्यूरिंग द टेस्ट एडवर्स एंड अनफेवरेबल कंडीशंस आर डेलिबरेटली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एंड फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम इज एवेलुएटेड थ्रू आउट दोज इन्वायरमेंट टू मेजर देयर ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना था एडवर्स कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट की जाती हैं। एडवर्स का मतलब कि बुरी कंडीशन क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ये पूछी जाती है एमसीक्यू में कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है, कि वेबसाइट को मल्टीपल कंकरेंट यूज़र्स जो हैं वो असेस करते हैं और लोड टेस्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग की एग्जांपल है। फिर हमारे पास होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हमने एक नया फीचर ऐड किया प्रोडक्ट के अंदर, तो पिछले फीचर्स काम करते रहें सही तरह, ये हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। यानी गोल इसका ये होता है कि हमारे पास एडिशन और चेंज इन द वन पार्ट डज नॉट इम्पैक्ट अदर पार्ट्स एंड न्यूली एडेड फीचर्स आर फुली इंटीग्रेटेड विद द ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम, ये हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। और रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वेरीफाई करती है गोल इज अचीव्ड और नॉट, ठीक है, ये आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यू। और इसके अंदर मुझे एक और एमसीक्यू आया था जिसका आंसर था स्टिल इंटैक्ट, यानी हमारे पास नए प्रोडक्ट आ गए तो पिछला जो फीचर है वो स्टिल इंटैक्ट होना चाहिए, उसका आंसर स्टिल इंटैक्ट था, ठीक है। स्टेटमेंट इसी तरह की थी कि पिछला बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट रिपोर्टिंग। टेस्ट रिपोर्टिंग जो होती है हमारे पास क्या होती है कि हम जब टेस्ट करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। तो इसके लिए अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स और फॉर्मेट्स होती हैं स्टेटस चेक करने के लिए, उसकी एक एग्जांपल है टेस्ट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं टेस्टिंग एक्टिविटीज़ के। और मुझे जो एमसीक्यू आया हुआ था ये आया हुआ था कि क्यूए की टीम को और डिसीजन मेकर्स को डिसीजन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी कौन देते हैं एडिशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये टेस्ट डैशबोर्ड देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्टिंग की टाइप है दैट इज़ बेसिकली रिलीज नोट बेसिक्स, ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ। मुझे ये पूछा गया था कि रिलीज नोट्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज़ हैं। पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे पास स्टेजिंग इन्वायरमेंट को जो हम प्रोडक्शनाइज कर देते हैं, यानी स्टेजिंग इन्वायरमेंट से जब हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो हमारे पास जो इश्यूज़ होते हैं उनको पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज़ कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि ये जो इश्यूज़ होते हैं ये रिपोर्टेड होते हैं बाय द एंड यूज़र्स। और इसकी जो टाइप्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हॉट फिक्सेस होते हैं और पैचेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक नई अपडेट अगर सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आए और वो इशू लेटेस्ट बिल्ड की वजह से आ गया तो इसको हम रिपल इफेक्ट कहते हैं, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और रिपल इफेक्ट की जो कॉस्ट है ये वेंडर बेयर करता है, क्योंकि जो बग्स हैं वो उसका काम था वेंडर का, यानी बेचने वाले का प्रोडक्ट, कि वो बग्स को ठीक रखे। और यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है जब इशू रिपोर्ट किया जाता है प्रोडक्शन से कि ये बग है या विश लिस्ट है, और अकॉर्डिंगली स्टेप टेकन करते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बताया गया था कि न्यू फीचर्स क्लाइंट्स को चाहिए, उसमें से आधे बग हैं और आधे जो है न्यू फीचर्स हैं, तो आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, तो वो मैंने आपको ऊपर कवर करा दिया कि चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट को हम फॉलो करते हैं और इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं और बग्स को फ्री फिक्स कर देते हैं। फिर मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास एक इशू रिपोर्ट हुआ है प्रोडक्शन साइट से और जो क्लाइंट है उसको पास टाइम नहीं है और वो चाहता है कि क्यूए की एक्टिविटीज़ वो फॉलो ना करे, तो इसके अंदर क्या चीज़ होगी। तो मैंने इसका आंसर लिखा है कि हॉट फिक्सेस होते हैं ये, जिसके अंदर हमारे पास जो इशू होते हैं उसके अंदर क्लाइंट को वो जल्दी होती है, उसको कॉस्ट की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस और क्रिटिकलिटी की वजह से क्लाइंट उनको क्या चाहता है कि वो जल्दी हो जाएं, ठीक है, फिक्स इशू एसएप, और हमारे पास क्यूए प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट था, मुझे पूछा गया था एमसीक्यू, ठीक है, कि हमारे पास जो हॉट फिक्सेस होते हैं उसके अंदर
डैश एंड कोड रिव्यूज़ किए जाते हैं हॉट फिक्स को फिक्स करने के लिए। तो मैंने सेलेक्ट करना था कि यूनिट टेस्टिंग और कोड रिव्यूज़ सेलेक्ट किए जाते हैं टू फिक्स द हॉट फिक्सेस। फिर हमारे पास है पैच। पैच जो होता है ये ऑपोजिट होता है हॉट फिक्स से, यानी इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइम अवेलेबल होता है और हम क्यूए के साइकिल्स को परफॉर्म कर सकते हैं और फिर हम डेडलाइन शेयर कर देते हैं। जो लेफ्ट ओवर बग्स होते हैं या विश लिस्ट होते हैं ये डिलीवर किए जाते हैं एज अ पैच आफ्टर द मेजर रिलीज। फिर हमारे पास एग्जांपल ऑफ द पैच गिवन है, आपको ये एग्जांपल गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है। कि प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया गया क्लाइंट को और हमारे पास रजिस्ट्रेशन यूजिंग सोशल मीडिया इंटीग्रेट करने की नीड है, तो अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्लाइंट कह रहा है कि मुझे सोशल मीडिया का लॉगिन चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपसे स्टेप पूछे जाएंगे। तो आपने बताना है कि सबसे पहले आप देखोगे कि ये विश लिस्ट है या बग है। तो उसके बाद आप उसको स्पेक्स डॉक्यूमेंट या एसआरएस दिखाओगे, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होता है नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि वर्बल्स बातें वो आपकी नहीं मानेगा, कन्विंस नहीं होगा उससे। और इस सिनेरियो में फिर क्लाइंट अगर एग्री करता है कि ये विश लिस्ट है तो आप एस्टिमेट्स और डेडलाइन उसके साथ शेयर कर देते हो। ठीक है, तो ये बातें जो हमारे पास एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं फर्दर आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि पोस्ट रिलीज डिफेक्ट्स कॉस्टली क्यों होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये मल्टीपल इंस्टॉलेशंस पर होते हैं और इसकी वजह से कंपनी का इमेज भी ख़राब होता है, रेपुटेशन भी ख़राब होती है। यूनिट टेस्टिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो यही था कि डेवलपर जो है उसने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है, तो वो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है, रिव्यू का क्वेश्चन यही होता है कि अगर हमने फॉर्मल टेस्टिंग से पहले मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो वो रिव्यू के जरिए किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये सिमिलर नहीं होती दूसरी रिक्वायरमेंट से, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों सिमिलर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है नॉन टेंजिबल होता है। जब डेमोएबल वर्जन हम देते हैं तो क्लाइंट चेंजेस लेकर आता है। फिर हमारे पास 3 मेन एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पूछी जाती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के बाद हमारे पास टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है और फिर हमारे पास एनालिसिस एंड फॉलोअप होता है। एसपीआई का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करते हैं, अर्नड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाता है। 5 एक्टिविटीज़ ऑफ टेस्टिंग इन द रिटन टेस्ट केस। अच्छा, ये रिटन टेस्ट केस जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने 5 चीज़ें बतानी है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर हमने करना होता है, कोई सी 5 आपने याद करनी है। और उसके अलावा टेस्ट केस के अंदर चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं ये आपने याद करना है कि इसके अंदर टेस्ट केस की आईडी होती है, प्री एंड पोस्ट कंडीशंस होती हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं, टेस्ट डाटा होता है, टेस्ट के स्टेप्स होते हैं। तो ये सारी आपने चीज़ें याद करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि कोड मेन आर्टिफैक्ट ऑफ टेक्स्ट है या नहीं, ये आपने टेस्ट का ये मेन आर्टिफैक्ट टेस्ट करने के लिए है या नहीं, ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसकी रीजनिंग मैंने आपको प्रोवाइड की है। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ टेस्टिंग हमने बताने हैं, वो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, जो एट्रीब्यूट्स ऑफ टेस्ट हैं, टेस्ट आईडी वगैरह। उसके बाद एसपीआई जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। 5 फीचर ऑफ टेस्ट केसेस दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन टेस्ट केस रिलीज मैनेजमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, जो सॉफ्टवेयर क्या क्या परफॉर्म करेगा और कैसे डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करेगा। नेम द टूल्स फॉर लॉग एंड ट्रैक डिफेक्ट्स, तो हमारे पास मेंटिस है, एमएक्स एक्सेल है। 3 कैटेगरीज ऑफ डिफेक्ट्स की प्रिवेंशन है, उसकी कंटेनमेंट है और डिफेक्ट डिटेक्शन है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज प्योरली अ टेक्निकल एक्टिविटी, येस और नो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेशन की एक्टिविटी है। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर टू रिक्वायरमेंट्स इन द डोमेन, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डू यू एग्री दैट करेक्टनेस सेंट्रिक एक्टिविटीज आर बेसिस ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, इन लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो जो करेक्टनेस सेंट्रिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये बेसिस बनाती हैं हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस का। और 2 एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक होता है डिफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना और दूसरा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से इस चीज़ को इंश्योर करना। व्हाट इज़ वेरीफाइड इंश्योर बाय रिग्रेशन, रिग्रेशन इंश्योर करता है कि हमारे पास जो नई चीज़ें आई हैं वो पुरानी चीज़ों को ख़राब मत करें। डू यू एग्री दैट द कोड इज़ मेन आर्टिफैक्ट, ये मैंने आपको बताया। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का भी आपको बता दिया। 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ जो हमारे पास यूज़ होती हैं, अर्न वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और प्लान वैल्यू। राइट एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ द यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के आपने 2 इम्पैक्ट्स बताने हैं। ये होता है कि हमारे पास अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं डिफेक्ट्स और अर्ली रिमूवल हो जाती है, और दूसरा चीप होता है ये हमारे पास एज कम्पेयर टू फॉर्मल टेस्ट। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रेलिवेंट डाटा ऑडिट ऑन द प्रोजेक्ट ऑडिट, हमारे पास जो रेलिवेंट ऑडिट का डाटा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रोवाइड करना होता है। अब क्लाइंट जो है उसने स्टेटमेंट दिया है कि प्रोडक्ट शुड प्रोवाइड अलर्ट्स क्विकली, ये स्टेटमेंट मुझे आई हुई थी और इसका आंसर मुझे बताना था। तो अभी हम इसको चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे पास जो वेरीफाइएबल है वो वाली एट्रीब्यूट अवॉइड हो रहा है, वायलेट हो रहा है, क्योंकि कोई डिवाइन नहीं है कि 2 सेकंड 3 सेकंड कितने नैनो सेकंड ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो इज कंसीडर द इंटरनल कस्टमर, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस होती है इंटरनल कस्टमर होती है, और जब तक वो अप्रूव नहीं करती हम प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करते। इन लिस्ट 2 इम्पैक्ट्स ऑफ द लो डोमेन नॉलेज, ये मैंने आपको बता दिया कि लो डोमेन नॉलेज की वजह से हम रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और दूसरा हमारे पास डीमोटिवेशन आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है अमंग द एम्प्लॉयज़।
उसके बाद हमारे पास अब क्लाइंट है, उसको रिलीज 2 पसंद नहीं आई, तो हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना है। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दिया कि बट जो प्रोडक्ट है क्विकली, ये वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद है बट हु इज़ कंसिडर इंटरनल कस्टमर, ये मैंने आपको बता दिया, SQA होता है इसका। अच्छा, अब क्यू इंजीनियर ने परफॉर्म किए टेस्ट के चेक करने के लिए कि हमारे पास डेटा एक्सेस प्रिविलेजेस इन्फोर्स हुई हुई हैं या नहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास टेस्ट चेकलिस्ट होती है फॉर द डेटा सिक्योरिटी। उसके बाद एक टेस्टर है, चेक कर रहा है होटल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये फीचर लेवल टेस्टिंग होती है, ये एग्जाम्पल गिवन है। और मीटिंग के दौरान एक डेवलपर प्रपोज करता है कि मल्टीपल सोशल मीडिया लॉगिन्स होने चाहिए, और जबकि क्लाइंट ने एक के बारे में पूछा था। और उसके बाद जो क्लाइंट होता है रिजेक्ट कर देता है डेमो को, तो ये हमारे पास नेसेसरी एट्रीब्यूट वायलेट हो रहा है, जो असल चीज़ थी वो डेवलपर ने नहीं की, और वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया कि नए नए 3 चीज़ें लेकर आ गया, असल चीज़ उसने भूल गया, नेसेसरी यहाँ पर वायलेट हो रहा है। व्हाट डज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग वेरीफाई इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये इंटरनल कोड की चीज़ों को चेक करता है। डेवलपर टेस्ट लिखता है इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए, ये यूनिट टेस्टिंग होती है। टू फुलफिल द न्यू रिक्वायरमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स, हाउ प्रोजेक्ट टीम वर्क परफॉर्म्स, तो इसके लिए चेंज रिक्वेस्ट टेम्पलेट को फॉलो किया जाता है, और सारा मैंने आपको बताया, विश लिस्ट होगी तो क्या होगा, बग होगा तो क्या होगा। कोई भी रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब मैंने ChatGPT को आगे पेश कर दिया कि इसके अंदर कौन से हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वायलेट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास अनएम्बिगुअस या वेरीफाइएबल और टेस्टेबल का जो एट्रीब्यूट है वो वायलेट हो रहा है। तो बुक के लिहाज से बेसिकली वेरीफाइएबल इसका नाम है, कि जो क्विकली है ये वेग है और सब्जेक्टिव है, हमें नहीं पता कि कैसे इसको हमने करना है। तो सजेशन इसकी ये है कि इस टर्म को रिमूव कर दिया जाए, और प्रोडक्ट शेल प्रोवाइड अलर्ट्स विद इन 2 सेकंड ऑफ द इवेंट इज डिटेक्टेड, इस तरह का कुछ आ जाए इसके अंदर, क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल, मेकिंग इट अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वायलेटेड एट्रीब्यूट जो है ये हमारे पास है वेरीफाइएबल वाला, और इंप्रूवमेंट ये है कि स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कितनी देर बाद अलर्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हों या डिटेक्ट हों। तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। दिस वाज अ गाइडेंस वीडियो, ये कोई प्रिपरेशन की वीडियो नहीं थी। मैंने बेसिकली आपको गाइड करना था कि अगर आप गलत वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को स्किप कर रहे हैं और फाइल्स के अंदर से MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको जिन पॉइंट्स पे फोकस करने का बोला है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताए हैं, आप वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मैंने काफ़ी बातें ज़ुबानी कलामी बताई हैं, तो वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, उनको MCQs के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स, SPI, टेस्टिंग्स, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।